जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की आज की साथियों जो शिफ्ट हुई है, उन सभी शिफ्टों की अगर बात करें साथियों, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साथियों मैथ में, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मेरा मानना है साथियों, अगर इन वीडियोस को आप देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं बहुत आराम से, तो आपकी आगामी शिफ्ट में साथियों जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, भले वो रीजनिंग के हो चाहे वो साथियों मैथ के हो, उन क्वेश्चन को भी आप बहुत आराम से कर लेंगे अगर आप इन क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए साथियों लगाकर और देखिए कितना स्कोर आपका रहता है। सबसे पहले रीजनिंग देखेंगे और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान है। देखिए, मोची का संबंध साथियों चमड़े से बताया गया है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा? देखिए, मोची का काम ही एक तरीके से चमड़े का होता है, ठीक है ना, क्योंकि चमड़े का वो इस्तेमाल करता है, काटता है, चीरता है एक तरीके से। तो दर्जी की अगर बात करें, दर्जी सबसे ज्यादा साथियों कपड़े का इस्तेमाल करता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, ए और बी का संबंध साथियों जेड वाई से है, तो उसी प्रकार सी डी का संबंध किससे होगा बताइए। देखिए, ये ए का एक तरीके से एक तरीके से क्या है साथियों, विपरीत लेटर है। बी का क्या है, ये विपरीत है। तो सी का विपरीत क्या होता है साथियों, एक्स होता है, और डी का विपरीत क्या होता है साथियों, डी होता है। इसलिए एक्स डी के अगर ऑप्शन में नहीं, डी का विपरीत क्या होता है साथियों, डी का विपरीत होता है डब्ल्यू। यानी कि अगर आपका ऑप्शन में एक्स और डब्ल्यू लिखा हुआ है तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, 11 से 132 हो गया है, यानी कि 11 से जैसे 132 बनाया गया है, इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन किस ऑप्शन में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि अगर साथियों 11 में 12 की गुणा कर देते हैं ना, 12 की गुणा, तो कितना आ जाता है, 132 आ जाता है। उसी प्रकार आपको बताने के रिलेशन साथियों यहां पर कहां पर होगा, चलिए देखिए। यानी कि 11 की अगले नंबर से गुणा कराई गई है, तो क्या 15 की गुणा 16 से कराएंगे तो 250 आएगा? नहीं। 10 की गुणा 11 से कराना पड़ेगी तो 110 आना चाहिए, 100 है। हाँ, 9 की गुणा अगर इसके अगले नंबर से कराएंगे तो 90 ही आएगा। यानी कि जो यहां पर रिलेशन है वही यहां पर रिलेशन है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल कहता है कि उसका पुत्र, किसका पुत्र, इस बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र, कह रहे कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। अच्छा, कुणाल के पुत्र का चाचा है, यानी कि कुणाल के पुत्र का चाचा क्या होगा, इसका भाई, कुणाल का भाई ही तो होगा। और कुणाल का भाई कौन है, उस बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र है, यानी कि ये बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल का पिता हो जाएगा। तो पूछा गया है कि बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि कुणाल क्या कहेगा इस बुजुर्ग व्यक्ति को, तो पिता कहेगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही, यानी कि रमन की परछाई रमन के ही बाईं ओर पड़ रही है, तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। देखिए, सूर्यास्त की यहां पर बात की गई है तो सूर्य यहां पर होगा, और बात की गई है दूसरी के रमन और अर्जुन आमने सामने बैठे हैं। रमन की परछाई अगर उसकी बाईं ओर पड़ रही है तो रमन जाहिर सी बात है इधर को बैठा होगा, क्योंकि सूरज की किरणें इधर पड़ेगी और रमन की परछाई इसके बाईं ओर ही पड़ रही है, बिल्कुल सही। तो अर्जुन इसके सामने बैठा होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि दोनों आमने सामने बैठे हैं। तो अर्जुन किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठा है, तो साथियों वो उत्तर की तरफ देख रहा है। तो उत्तर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, साथियों जो डायरेक्शन वाला ये क्वेश्चन है, और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे साथियों कहा जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो 30 किलोमीटर साथियों वो उत्तर की ओर चला गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर मुड़ गया साथियों, 40 किलोमीटर चल गया। फिर से वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 चलता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ा और साथियों ये 20 चल दिया, ठीक है। कह रहे कि इसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़कर फिर से 40 किलोमीटर चलता है, तो फिर से साथियों वो क्या चलता है, 40 किलोमीटर चलता है, तो वो यहां पर अब पहुंच जाता है। अरे भाई, ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। तो कुल मिला के कहने कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि अभी वो यहां पर है
और आपसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक स्थान उसका ये है, तो इनके बीच की दूरी क्या है। देखिए इस पूरे के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है और इसकी दूरी 20 है, यानी कि इसकी दूरी 20 है, तो जाहिर सी बात है इसकी दूरी 10 किलोमीटर ही होगी। तो 10 किलोमीटर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है। ठीक है ना। देखिए बहुत, मैं आपके लिए अगर बात करूं तो बहुत कम से कम समय में आपको वो कंटेंट दे रहा हूं साथियों परीक्षा वाला, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी शिफ्ट में बहुत अधिक समय नहीं बचा है। तो आपके लिए साथियों वही कंटेंट एग्जाम फतेह चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, जिस कंटेंट को पढ़ के एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो अगर आप साथियों एग्जाम फतेह चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अब आने वाली आपकी हर एक वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है कि वो लड़का मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए, वीना कह रही है कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो वीना के दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे साथियों? वीना के पिता ही होंगे। ठीक है ना, कौन होंगे? वीना के पिता ही होंगे। और कह रहे हैं कि वो मेरे पिता का पुत्र है। ठीक है ना, यानी कि ये जो लड़का है ना, ये कौन है? मेरे पिता का पुत्र है। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों में क्या रिश्ता होगा? भाई बहन का रिश्ता होगा। कुल मिला के कहा गया है कि ये लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वीना क्या कहेगी इस लड़के को? तो वीना तो साथियों भाई कहेगी। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक कतार में 17 लड़कियां हैं तो मान सकते एक ये कतार आपकी हो जाएगी, यहां पर 17 लड़कियां हो जाएंगी। प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9 है। अगर हम इधर से देखते हैं तो जो बीच वाली लड़की आती है वो 9वें स्थान पर की आती है। तो कह रहे कि अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी, यानी कि इधर से अगर देखें तो ये लड़की किस स्थान पर होगी जो कि बीच वाली लड़की होगी। देखिए कुल मिला के 17 लड़कियां हैं, जब इधर से 9 लड़कियां कंप्लीट हो जाएंगी तो इधर से 8 लड़कियां इधर को बचेंगी, तो 8 लड़कियां यहां तक आ गई। 9वीं लड़की यानी कि बीच वाली लड़की इधर से भी 9 होगी कुल मिला के। यानी कि अगर कोई विषम संख्या है तो जो अगर इधर से कोई संख्या बीच वाली होगी तो इधर से देखोगे वही संख्या बीच वाली होगी। यानी कि इधर से देखने पर भी 9वीं लड़की बीच वाली लड़की कहलाएगी और इधर से काउंट करोगे तब भी 9वीं लड़की बीच वाली लड़की होगी। तो कुल मिला के 9वीं आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ मकान अपार्टमेंट्स हैं। क्या पूछा जा रहा है? मकान, अगर मान लीजिए ये मकान हो गए, करके कुछ मकान यानी कि इतने मकान क्या हो जाएंगे? अपार्टमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी बंगले, सभी मकान बंगले हैं। तो ये सभी मकान क्या हो गए साथियों? बंगले हो गए। चलिए निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ मकान निश्चित रूप से अपार्टमेंट्स नहीं है। अब देखिए कथन अगर पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव में निष्कर्ष नहीं होता, उसको गलत मान लिया जाता है, तो ये कट हो जाएगा। कम से कम कुछ बंगले, क्या कम से कम कुछ बंगले अपार्टमेंट्स हैं? बिल्कुल कुछ बंगले, इतने बंगले क्या हैं साथियों? इतने बंगले अपार्टमेंट्स हैं। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला आपका जो निष्कर्ष है ना वो साथियों बिल्कुल सही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन आपके सामने है कि सभी कुर्सियां मेज हैं। ये आपकी कुर्सी हो गई, कहा जा रहा है सभी कुर्सियां मेज है, सभी कुर्सियां मेज हो गई करके कोई कुर्सी, यानी कि ये कोई कुर्सी साथियों क्या नहीं है? दरवाजा नहीं है। कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है। अब निष्कर्ष को पढ़िए साथियों, कोई मेज दरवाजा नहीं है तो मैं नहीं कह सकता कि कोई मेज दरवाजा है या नहीं है। ठीक है ना, इसके बारे में जानकारी हमें नहीं दी गई है तो इसको कट हो जाएगा। ये सभी दरवाजे मेज हैं, तो दरवाजे यहां पर हैं और मेज साथियों यहां पर है। कैसे इनका रिलेशन होगा? रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 के साथ जाएगा, जिनका आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर किसके साथ है? ऑप्शन नंबर साथियों यहां पर सी के साथ था, तो बिल्कुल करेक्ट था। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर आप लोग देखिए साथियों मैथ के क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो चुके हैं। देखिए मैथ की अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं, बहुत आराम से आप लोग साथियों यहां पर देखेंगे सवालों को। अब यहां पर है साथियों a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5। तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए a बराबर b लिखा है तो a बराबर b लिख लिया। इसका का मतलब होता है साथियों गुणा, तो गुणा 2/3 आ जाएगा। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a/b बराबर 2/3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं b बराबर c का 4/5 यानी कि b/c
बराबर 4/5। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि अब हमें पता है a अनुपात b का अनुपात 2:3 है और b अनुपात c का अनुपात 4:5 है, लेकिन हमें तो निकालना है a अनुपात b अनुपात c। कभी भी आपको a अनुपात b का अनुपात पता हो, आपको b अनुपात c का अनुपात पता हो, तो बहुत आसान हो जाता है a अनुपात b अनुपात c निकालना। क्या क्या करेंगे आप, 2:3 लिख लेंगे और 4:5 लिख लेंगे, ये दोनों अनुपात लिख देंगे और इनकी गुणा करा देंगे कुछ इस प्रकार से। 2 चौक 8 तो ये a का अनुपात निकल आया, 4 तियां 12 तो ये b का अनुपात निकल आया, 3 पंजे 15 तो ये साथियों c का अनुपात निकल आया। तो 8 12 15 क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इसका मतलब है कि साथियों 90% में वो चीज को बेचता है और अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ हो रहा है। यानी कि अभी भी उसे साथियों 17% का लाभ हो रहा है, यानी कि 117 कर देंगे हम। यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता है, अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचता है, मतलब 10% की छूट नहीं देता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अरे भाई 90% में वो 117 में बेच रहा है। अब देखिए अंकित मूल्य साथियों 100% है, ठीक है ना, तभी तो 10% कम करके 90% यहां पर लिखा। तो अगर 90% की वैल्यू 117 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो 117/90 गुणा 100 यहां पर आ जाएगी। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 और ये जीरो लग जाएगा। यानी कि 30% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 30% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ए एक काम को 20 दिन में करता है, ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को साथियों 30 दिन में करता है। दोनों अगर मिल जाते हैं तो साथियों दोनों कितने दिन में एक काम कर सकते हैं। एक ऐसा नंबर लीजिए जो कि 20 के पहाड़े में भी आए, 30 के पहाड़े में भी है, तो मैं कह सकता हूं 60 है। कितनी बार में आ रहा है, 20 तिया 60, 30 दूना 60। अब मैं कह सकता हूं ये 60 क्या है, ये टोटल काम है, और 3 क्या है, ये एक दिन में ए 3 काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम करता है। यानी कि दोनों अगर बात करें तो दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं और टोटल काम 60 है। तो जब टोटल काम 60 है, एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो ये 60 काम कितने दिन में हो पाएगा, 12 दिन में हो पाएगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा, यानी कि ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में इस काम को निपटा पाते। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई बताइए। बहुत आसान है। अगर कभी भी किसी भी सवाल में आपको ट्रेन की लंबाई दे रखी हो जो कि 200 मीटर दे रखी है और पुल की लंबाई दे रखी हो, तो दूरी ही हो, इसी को ही दूरी कहते हैं। क्या, ये आपकी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई साथियों, ठीक है ना, तो ये आपकी दूरी हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई तो दे रखी है, कितनी है साथियों, 200 मीटर है। अच्छा, पुल की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये भी मीटर में, ये भी ऑप्शन भी मीटर में है, और अगर बात करते हैं साथियों समय भी सेकंड में है, तो ये 36 जो चाल है ना, चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी साथियों मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। तो किलोमीटर प्रति घंटे को अगर कभी भी साथियों मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा करानी पड़ती है। तो 18 कम 18, 18 दूना 36 हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। यानी कि चाल आपकी जो आई है साथियों वो 10 मीटर प्रति सेकंड आई है, ठीक है ना। समय आपके पास जो है साथियों वो समय कितना है, समय आपके पास 55 सेकंड का समय है। और दूरी आपके पास कितनी है साथियों, दूरी आपके पास ट्रेन की चाल है जो कि 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म की पी है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, ठीक है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो समय 55 है और दूरी कितनी है, 200 प्लस पी, यानी कि पुल की लंबाई और पी ही आपको ज्ञात करना है। बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा, बराबर 200 प्लस आपका पी यानी कि पुल की लंबाई। तो 550 में से 200 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा, और यही साथियों पुल की लंबाई हो जाएगी। तो पुल की लंबाई कितनी कहलाई जाएगी, 350 मीटर कहलाई जाएगी, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर साथियों क्या लगा हुआ है, यहां पर आपका एक अंडर रूट लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर अंडर रूट में कभी भी 25 लिखा हो तो ये संख्या किसी का स्क्वायर होती है, यानी कि बाहर जो आएगा वो 5 आएगा। अगर अंडर रूट में 36 लिखा हो तो बाहर 6 आएगा, यानी। लेकिन अगर साथियों बीच में पॉइंट लगा हो तो पॉइंट क्या आ जाएगा साथियों,
20 में नहीं बल्कि रूट 36 एक तरीके से, अंडर रूट पॉइंट और 36 अगर ये हो ना तो बाहर .6 आएगा, अगर .25 लिखा हो तो बाहर क्या आएगा .5 आएगा। उसी प्रकार से यहां पर क्या लिखा हुआ, अंडर रूट में 25 लिखा हुआ है ना तो बाहर क्या आएगा साथियों .5 आ जाएगा। अच्छा ये 225 जो है ना 225 ये 15 का स्क्वायर है 225, तो बाहर क्या आएगा 1.5 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करा लो, 15 पंजे कितना होते हैं 75 होते हैं। कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है 1 और 2, यानी कि 2 नंबर के बाद पॉइंट यहां पर लग जाए, तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो 0.75 के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और बताने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज की कमी है, यहाँ पर बार की कमी, यहाँ पर साथियों बार आएगा तो 2.349 के ऊपर बार, इसका दशमलव भिन्न साथियों किसके बराबर होगा। देखिए 2 लिखा हुआ है तो 2 प्लस का आ जाएगा। अब यहां पर साथियों 349 आ जाएगा, और जितने संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको हमें माइनस करना होगा, और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है यानी कि 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 आ जाएगा, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों 2, और यहां पर कितना आ जाएगा 346 बटे क्या आ जाएगा 990 यहां पर आ जाएगा। अब अगर बात करें 99 दूना कितने होते हैं साथियों 198 होते हैं, कुल मिला के 0 आ जाएगा, प्लस आपका 346 आ जाएगा, और बटे में 990 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए साथियों, क्या आ जाएगा 0 और 6 साथियों क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल लग जाएगा 1, कुल मिला के ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 10 हो जाएगा, 13 यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 990 आ जाएगा। तो साथियों 2326 और 990 कहां पर लिखा हुआ है 2326 बटे 990 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए लिखा हुआ है कि ए बी सी की वार्षिक आय कितनी है, वार्षिक आय 1:3:7 है, और कह रहे कि ए और सी की कुल वार्षिक आय की अगर बात करें तो 8 लाख है, तो बी की मासिक आय क्या होगी, क्या बी की मासिक आय आपसे साथियों पूछी जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें क्या ए और सी की कुल वार्षिक आय कितनी है 8 लाख है, हमें ए की दिख रही है 1 और सी की दिख रही है साथियों 7, अगर इसको जोड़े तो 8x हो जाएगा, यानी कि 8x की जो वैल्यू दे रखी है साथियों वो 8 लाख दे रखी है, यानी कि 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लाख हो जाएगी। अब जब 1 लाख इसकी वैल्यू हो जाएगी तो मैं कह सकता हूं ये है x है, और ये है 3x है, और ये है साथियों 7x है, यानी कि a की अगर बात करें तो a के पास 1 लाख है, बी की बात करें तो 3 लाख है, और सी की बात करें तो 7 लाख है। कहने के बी की मासिक आय कितनी होगी, बी की अगर वार्षिक आय की बात करते हैं तो 3 लाख है, यानी कि 12 महीने की जो उसकी आय है वो 3 लाख है साथियों, 1 महीने की आपसे पूछी जा रही है। तो इसको 1 महीने यानी कि 12 से साथियों इसको क्या कराएंगे भाग कराएंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। इसको अगर देखिए साथियों 12 दूना आपका 24 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगी, यानी कि 25,000 ये बी की महीने भर की साथियों आय निकलेगी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे तरीके से साथियों देखिए आप इसका आंसर को, किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात कितना है 6:1 है, यानी कि अगर पास वाले विद्यार्थी 6x है तो फेल वाला विद्यार्थी 1x है। यदि परीक्षार्थी सफल हो जाते हैं, यदि 6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते हैं तो अनुपात 9:1 हो जाता है। परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, अरे भाई पास वाले इतने हैं फेल वाले इतने हैं, तो मैं कहूंगा टोटल कितने हैं, टोटल तो साथियों 7x है, तो 7x की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, x का मान निकाल लीजिए 7x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब अगर बात करें साथियों यहाँ पर 6x पास वाले और फेल वाला, ये कह रहे कि 6 और पास वाले इसमें जुड़ जाते हैं, तो 6 और हमने इसमें पास वाले जोड़ दिए, तो कह रहे कि अनुपात इसका क्या हो जाता है 9:1 हो जाता है। इसको कैलकुलेट करके x का मान निकाल लीजिए और फिर 7x का मान निकाल लीजिए।
इसकी इससे भागुणा होगी साथियों, तो 6x प्लस 6 आ जाएगा बराबर 9x आ जाएगा। 9x में से ये 6x घटेगा साथियों, 3x बचेगा बराबर 6 बचेगा, यानी कि x बराबर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 7x बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इसका कोई गुणज यानी कि 140 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर तो 14 आएगा, लेकिन 140 हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 14 का गुणज साथियों ऑप्शन नंबर ए 140 है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बताइए। लिखा हुआ है कि एक शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है साथियों, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के वेग की अगर बात करते हैं तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुप्रवाह में 180 मिनट में कितनी दूर चली जाएगी। देखिए अब मैं अगर बात बताऊं, ये मान लीजिए एक टब है, यहां पर ये एक पानी है, पानी की धारा जो है ना वो एकदम शांत है। लेकिन अगर यही अब अगर बात करें, यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि शांत जल में ये जो टब का पानी होता है ये शांत है, अगर इसमें कोई नाव चल रही है साथियों तो वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। मगर मान लीजिए इसमें धारा भी बहने लगती है साथियों, ऐसे करके धारा बहने लगती है इधर की तरफ। अब मान लीजिए नदी है, तो धारा का जो वेग है ना वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर जा रही है। और यहां पर नाव शांत जल में 1 घंटे में 16 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। तो अगर मान लीजिए धारा के साथ अगर इधर धारा भी जा रही हो और इधर नाव भी जा रही हो, नाव की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह यानी कि धारा के साथ अगर नाव जाएगी तो साथियों किस चाल से जाएगी, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी, यानी कि 1 घंटे में 19.5 किलोमीटर चलेगी। तो कह रहे कि 180 मिनट में कितनी दूरी तय करी। 180 मिनट क्या होता है साथियों, 3 घंटे होते हैं ना। अरे भाई 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 180 मिनट यानी कि 3 घंटे। तो 1 घंटे में अगर 19.5 किलोमीटर चल रही है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, 195 की 3 से साथियों गुणा करा लो। पॉइंट लगा है, पॉइंट हम 1 नंबर के बाद लगा देंगे। 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 निम 27 हो जाएगा, और आपका ये 0 आ जाएगा। एक सेकेंड 195 है और इसकी 3 से पूरा गुणा करें, 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है, 9 3 27 और यहाँ पर क्या 1 आएगा ना 27, और ये आपका 28 आ जाएगा। 2 लग जाएगा, 3 एकम 3 और 2 साथियों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि 58.5 किलोमीटर साथियों दूरी चली जाएगी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों और मुझे बताइए कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका क्या होगा। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2500 है। यानी कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, यानी कि मैं कह सकता हूं अगर दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या 4x होगी, ठीक है। और इसके गुणा की बात की गई कि इसका गुणा जो है ना, अगर गुणनफल कराओगे इन दोनों संख्या का तो कितना आएगा, तो 2500 आएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों, क्या अगर यहां पर ये लिखा होता 4x प्लस x तो आपका आंसर आता 5x, लेकिन अगर 4x गुणा x लिखा हो तो इसको हम कह सकते हैं 4x स्क्वायर, और बटे के बराबर क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 2500 बटे 4 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो ये 2500 भी किसी संख्या का स्क्वायर है और 4 भी किसी संख्या का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हट जाएगा। ये 50 का स्क्वायर है तो 50 यहां पर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 यहां पर आ जाएगा, इसको कट करके 25 आ जाएगा। यानी कि एक्स बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 25 आ जाएगा। सवाल क्या पूछा गया था कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। एक संख्या 4x थी और एक संख्या x थी, तो दोनों का योग कितना आएगा, 5x आएगा। अरे भाई x बराबर 25 है तो 5 गुणा 25 कितना हो जाएगा साथियों, 125 हो जाएगा, और 125 ही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। आप लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी एसएससी के एनालिसिस होंगे साथियों इस चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत आराम से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।